नमस्कार, 4 पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। एक बार फिर से किसान अपनी मांग को लेकर के दिल्ली कूच करेंगे। इस बात का ऐलान किसानों ने खुद कर दिया है। 1 तारीख को एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा और उसके बाद 15 अगस्त को लाल किले पर फिर से किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार सरकार किसानों की अनदेखी क्यों कर रही है? देश का आम बजट आ चुका है और इस आम बजट में उम्मीद की गई थी कि शायद किसानों को बहुत कुछ मिलेगा, किसानों की मांग पूरी हो जाएगी, लेकिन वहीं किसान एक बार फिर से निराश नजर आ रहे हैं। तो वही सुप्रीम कोर्ट इस बीच बड़ी टिप्पणी जो है किसानों और सरकार को लेकर के कह दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसानों और सरकार के बीच अविश्वास की कमी नजर आ रही है, यानी कि विश्वास की कमी नजर आ रही है। दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे, ऐसे में कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजदीप जी जुड़ रहे हैं, जो कि युवा किसान नेता है। और आपको बता दूं, जो किसानों का कई महीनों तक जो आंदोलन चला था उसमें बढ़ चढ़ कर के इन्होंने हिस्सा लिया था और किसानों की मांगों को लेकर के आवाज उठाई थी। जयदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सवाल बहुत ज्यादा अहम है। किसान कई महीनों तक दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे रहे। सरकार ने 3 कानून तो वापस लिए, लेकिन किसानों की बड़ी मांग एमएसपी पर गारंटी और जो दुगनी आय है वो अभी तक ज्यों की त्यों है। इस पूरी तरह मामले को कैसे देखते हैं? सरकार लगातार अनदेखी कर रही है, बजट के अंदर किसानों को कोई बड़ी राहत नहीं मिलती नजर आ रही। जी, बिल्कुल, आपने जैसा कि कहा कि किसानों की दोगुनी आय। पहली बात तो आपका धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। लेकिन जैसा कि सरकार ने बोला था 2014 में, जब पहली बार मोदी सरकार या बीजेपी सरकार बनी थी, कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार, तो अब वो अत्याचार होते होते 2024 आ चुका है, तीसरी बार सरकार बन चुकी है, तो अत्याचार लगातार हो रहा है, बल्कि 3-4 गुना ज्यादा बढ़ गया है। वो आपको भी देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि हम 13 महीने बॉर्डर्स पर, दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठकर चले गए, कोई समाधान नहीं हुआ। समाधान ये था कि हम कमेटी बनाएंगे, उसमें किसान इंक्लूड किए जाएंगे और एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाएगी। लेकिन वो डिमांड ज्यों की त्यों पड़ी है, आज तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो हरियाणा के बॉर्डर है, हरियाणा पंजाब के बॉर्डर है, वहां पर किसान बैठे हुए हैं कई महीनों से, उसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकल रहा है। और इसी सरकार ने बोला था कि 2022 तक हम किसानों की दुगनी आय कर देंगे। पहली बात तो आप ये बता दीजिए कि किसानों की आज आय कितनी है? दुगनी तो तब करोगे जब आपको पता होगी आज भाई 100 रुपए हैं, कल हम 200 करेंगे। ये बात ऐसी नहीं बताएंगे। दूसरी बात, आज 2024 है, 2022 से 2 साल आगे जा चुका है। कोई मतलब इनके पास डाटा नहीं है, फैक्ट नहीं है, कोई तथ्य नहीं इनके पास कि माने हमने किसानों के लिए ये कर दिया, ऑन पेपर ही दिखा दिए। बल्कि उससे भी बुरे हालात किसानों के होते जा रहे हैं। एक सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे आया था, सरकारी कागज होता, सरकार ने निकाला था, उसमें बोला है कि किसान दिल्ली 27 रुपए कमाता है, इस देश का किसान। तो ये हालात है। इसके बाद भी मोदी सरकार नहीं सुधर रही और कोई मतलब ऐसी कोई पॉलिसी या कानून नहीं लेके आ रही जिससे किसानों को फायदा हो। कल बजट पेश हुआ है, मतलब इंतरिम बजट पेश हुआ था फरवरी में, लेकिन लोकसभा चुनाव तो उसके बाद कल बजट पेश हुआ दोबारा फ्रेश। उसमें जो किसानों को मिलने वाली सब्सिडी थी, जो फूड सब्सिडी या फर्टिलाइजर, जो उर्वरक या जो खाद बीज किसान खरीदता है, उस पर जो सब्सिडी मिलती थी उसको स्लैश कर दिया, उसको घटा दिया है। और यही सरकार दावा करती है, अपनी छाती पीटती है कि हम किसानों की हितैषी हैं, हम किसान कल्याण करना चाहते हैं, किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं। तो उसके बाद में आप सब्सिडी क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि सब्सिडी घटाओगे तो उसको खाद बीज महंगा खरीदना पड़ेगा, और महंगा खरीदने से तो फिर भी और भी नुकसान होगा। तो ये हालात है इनके। तो बिल्कुल जयदीप, आपने सही बोला। अब मैं एक और सवाल लूंगी, लेकिन इस बीच चाहूंगी जब आप थोड़ा सा पास आकर बोलेंगे तो हमें आपकी आवाज और ज्यादा क्लियर सुनाई देगी, क्योंकि हम चाहते हैं आपकी बात ज्यादातर लोगों को पहुंचे। देखिए, इस बजट में सबसे ज्यादा उम्मीद जो कहीं ना कहीं अन्नदाताओं की थी देश की, बार बार ये बात की जाती है कि देश की रीढ़ की हड्डी है। तमाम तरीके से ये माना भी जाता है कि अगर कोई देश को मजबूत करता है तो वो किसान वर्ग ही करता है, लेकिन किसानों की लगातार अनदेखी की जा रही है। वहीं अग्निवीरों को भी देखिए मामला लगातार उठ रहा है, लेकिन सरकार ने वो योजना वापस नहीं लेके। यहाँ पे बड़ा सवाल ये उठता है जयदीप, आप उस किसान आंदोलन में भी रहे थे और अब एक बार फिर किसानों ने ऐलान कर दिया है कि 1 तारीख को एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा और 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च होगा। हमने पिछली बार देखा था जब ट्रैक्टर मार्च हुआ था तो किस तरीके से बवाल हुआ था।
कई तरीके से आप लोगों को बोल दिया गया था कि खालिस्तानी है और हुड़दंगी है, इस तरीके के अल्फाज कहे गए थे। क्या लगता है कितना आंदोलन बढ़ा है और अब किस तरीके से आगे मूवमेंट आगे बढ़ेगा? जी, हम तो पहले दिन से पहला जो किसान आंदोलन हुआ 2020-21 में, उसमें भी हम 13 महीने बैठ के चले गए। हमने एक चींटी तक को नहीं मारा, एक मक्खी तक को भी परेशान नहीं किया। ये आप सबके सामने फैक्ट है। हम 750-800 हम शहीद हो गए, किसान शहीद हो गए, लेकिन किसान ने किसी की तरफ हाथ भी नहीं किया। ये सच्चाई है, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। रही बात ट्रैक्टर मार्च की, तो 26 जनवरी को जो पिछले 3-4 साल पहले हुआ था, वो बिल्कुल पीसफुली हुआ था। किसानों की तरफ से किसी को कुछ भी नहीं कहा गया था। ये सरकार की नाकामी थी। किसानों को जो रूट बताया गया था, उस रूट पर उनको नहीं जाने दिया गया, उसको डाइवर्ट किया गया। प्लस में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पार्टियों कार्यकर्ता हैं, उनको भी उनके अंदर घुसा के उनके साथ कुछ गलत किया गया। एक दो छिटपुट घटनाएं हुई थी, और वो हुई भी थी। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने रूट डाइवर्ट किया। दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मतलब अमित शाह जी के अंदर आती है, सरकार के अंदर आती है। तो ये सरकार की नाकामी थी, दिल्ली पुलिस की नाकामी थी। हमें अगर हुड़दंग मचाना होता या दंगा कुछ भी करना होता, तो हम 13 महीने वहां बैठते क्यों? पहले दिन ही संसद चले जाते हम। अगर हम अगर हम पीसफुल नहीं होते, अगर हम वायलेंट होते, तो हम 13 महीने वहां क्यों बैठते? सीधी सी बात है। अगर हम वायलेंट होते, तो अब हम हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर क्यों बैठे हुए हैं? हम दिल्ली आ सकते हैं अगर हम वायलेंट हो तो ये तो उन लोगों के लिए मतलब मैसेज है जो दिन रात बोलते हैं, किसानों को भला बुरा बोलते हैं, गलत बताते हैं, ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं जिनको सुनकर आम आदमी का खून खोल सकता है, जैसे आतंकवादी, खालिस्तानी। जयदीप, आपसे सीधा सवाल करेंगे कि किसानों को बजट में एक बार फिर से अनदेखा कर दिया गया है, उनकी तमाम जो मांगे हैं वो पीछे छोड़ दी गई है, और अब किसान जो है दिल्ली कूच करने के लिए तैयार है। कैसे इस कॉल को देखते हैं? जी, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल अनदेखा किया गया है, और ये पहली बार नहीं है। पिछले 10-11 साल से 2014 से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि हर साल किसानों को निराश, हताश किया जाता है, उनके साथ धोखा किया जाता है, उनके साथ फ्रेब किया जाता है। सिर्फ वादे किए जाते हैं कि दोगुनी आय कर देंगे, किसानों का कल्याण कर देंगे, किसानों को चाँद तारे तोड़ के ला देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ताजा बजट कल पेश हुआ है लोकसभा चुनाव के बाद। हालांकि इंतरिम बजट पेश हुआ था, उसमें भी किसानों को धोखा दिया गया था, लेकिन हमें कुछ आस थी कि किसानों को जो सीख मिली है, 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया था, मोदी सरकार ने दिया था, वो 240 पर रह गया। तो शायद सरकार सुधरे और किसानों की सूद ले, मजदूरों की सूद ले। तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया है, और जो कल बजट पेश हुआ है, उसमें किसानों को बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है। उसका कारण ये है कि किसानों को जो सब्सिडी मिलती थी, फर्टिलाइजर या फूड सब्सिडी, उसको स्लैश कर दिया गया है, उसको घटा दिया गया है। तो उसका क्या असर होगा? सीधी सी बात है, जो किसान खाद बीज या दवाइयां खरीदने मार्केट के अंदर जाएगा, उसको वो खाद बीज अब महंगा खरीदना पड़ेगा। एक तो उसकी जो जेब में वैसे ही पैसे नहीं है, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे भी आता है, हर साल आता है, कल भी आया है, मतलब 2 दिन पहले भी आया है, बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है। उसमें भी बोला गया है कि इंडिया में 85% किसान ऐसे हैं जिसके 2 हेक्टेयर से कम जमीनें हैं, मतलब समान मार्जिनल फार्मर हैं, वो देखिए, अफोर्ड मैं नहीं क्या कर हो सकते। जाएगा जी, एक सवाल और ले लेती हूँ, आपकी थोड़ी आवाज तेज कर लीजिएगा और उसके बाद अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन जयदेव जी, जो बजट सामने आया है, इसको सरकार अमृतकाल का बजट बता रही है, विकसित भारत का बजट बता रही है, साथ ही ऐतिहासिक बजट बता रही है। तो ऐसा क्या किसानों को आखिरकार क्या उम्मीद थी, जो किसानों को लग रहा है कि वो किसानों के हक में बजट नहीं आया? हमारे हक तो वही होगा ना। हम तो पहले दिन से हमें ना कोई सब्सिडी चाहिए, ना कोई रिबेट चाहिए, ना कोई टैक्स डिडक्शन, किसी भी तरह का कुछ नहीं चाहिए। हमें 6,000 भी नहीं चाहिए जो पीएम किसान के थ्रू दिए जाते हैं सालाना, ये भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ अपनी फसलों का भाव चाहिए, एमएसपी चाहिए। हमें हमारा हक दे दीजिए, अधिकार दे दीजिए, बाकी चीजें हमें कुछ नहीं चाहिए। हम डिमांड पहले दिन से कर रहे हैं कि लिखित में एमएसपी कानून की गारंटी बना दीजिए। और एमएसपी कानून किस पे बनेगा? C2 पर, C2 प्लस 50। C2 का मतलब कंप्रीहेंसिव कोस्ट, जो स्वामीनाथन कमेटी ने रिकमेंड की थी, उस पर। और सरकार किस पे दे रही है? A2 प्लस एफएल पर। 4 दिन पहले भी खबर आई थी कि 14 फसलों पर एमएसपी देंगे, लेकिन ये तो बताओ देंगे किस पे? सरकार बोल रही है कि हम गिलास पानी का भरा दे रहे हैं,
लेकिन जब आप पीने लगते हैं, आपको देखते हैं गिलास को, वो आधा आधा मिलता है, वो गिलास भरा हुआ नहीं है, हम भरा हुआ गिलास मांग रहे हैं। ये धोखा हो रहा है किसानों के साथ। ठीक है, लेकिन भरा हुआ गिलास यहाँ पे मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो क्या अब किसानों के पास यही जो है तरीका रह गया है कि वो बार बार दिल्ली आएंगे, दिल्ली के बॉर्डर्स पर जो है कहीं ना कहीं उनको रोक दिया जाता है, लोहे के तारों से रास्ता बंद कर दिया जाता है? क्या कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि सरकार किसानों का विश्वास जीत सके या फिर किसानों को सरकार पर विश्वास हो सके? नहीं, ये तो सरकार की नाकामी है। जो सरकार, किसान बॉर्डर पर आता है, दिल्ली आता है या कहीं भी प्रोटेस्ट करता है, वो नाराज होकर करता है ना, तब उसकी आवाज सुनी नहीं जाती। जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हमारा, ऑफिसर भी होते हैं, आईएएस आईपीएस से लेके एग्रीकल्चर ऑफिसर, वो उनके साथ कम्युनिकेट करने में नाकाम रहे हैं किसानों के साथ। अगर वो अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे तो उनकी जो समस्याएं होंगी वो सरकार तक पहुंचाएंगे, उनको वहीं पे निपटारा किया जाएगा। वो निपटारा वहां पे नहीं होता लोकल स्तर पर, इसी कारण किसान को प्रोटेस्ट करना पड़ता है, या दिल्ली आना पड़ता है, या सड़क पर आना पड़ता है। तो किसान किसान के साथ साथ गलत नहीं हो रहा है, किसान की औलाद के साथ भी गलत हो रहा है। जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि अग्निवीर अग्निवीर जो आर्मी में, जो सेना में जो बच्चे जाते हैं, वो किसके होते हैं? गांव के होते हैं, किसानों के होते हैं, मजदूरों के होते हैं। तो उनको भी मतलब लाइन पर लगा रखा है। प्लस एक तो अग्निवीर है जो 4 साल में रिटायर कर रहे हैं। हालांकि मोदी जी तीसरी बार मतलब हाथ जोड़ रहे थे कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो। जो बंदा 75-80 साल का हो चुका है, 70 से पार हो चुका है, उसको 15 साल नौकरी करनी है। और जो लड़का 20-21 साल का है, उसको 4 साल में रिटायर कर रहे हैं। विदाउट पेंशन कुछ नहीं मिलेगा। ये बोल रहे हैं कि बाद में आपको आरक्षण मिल जाएगा, सीआरपीएफ में, पैरामिलिट्री में और नौकरियों में, पुलिस में आपको मतलब प्रेफरेंस दी जाएगी। अरे जो नौकरी मिल चुकी है उसी में दे दो ना, आप वही करने दो, बकवास क्यों कर रहे हो? और बोला क्या है कि टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होगा। अगर हम इनको 4 साल की नौकरी देंगे तो एक तो यूथ आर्मी में होगा, युवा होगा, प्लस जो हमारा जो हथियार खरीदने पड़ते हैं आर्मी के लिए, वो टेक्नोलॉजी वो पुरानी हो चुकी है। सीधी सीधी बात ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, किसान मजदूरों के औलाद को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है सरकार के पास। लेकिन पिछले 10 साल में किसानों, ये पूंजीपतियों का 18 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया है बीजेपी ने, मोदी सरकार ने। उनके लिए पैसे हैं इनके पास, लेकिन किसान मजदूरों के लिए, उनके औलाद के लिए, उनके हक अधिकारों के लिए पैसे नहीं है। ये सच्चाई है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, जबकि हमने देखा उनके सहयोगी दलों को बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए सरकार ने पूरी सौगात वहां पर पूरी तरीके से भेज दिया। तो वहां पर भी तो किसान है, वहां भी युवा है, वहां पर भी अग्निवीर है। हाँ, वो बैसाखी की सरकार है, उनको तो देने पड़ेंगे। नहीं देने पड़ेंगे तो क्या पता भाग जाए, सरकार गिर जाए। 15,000 करोड़ अमरावती, एक हैदराबाद की, मतलब इसकी सॉरी आंध्र प्रदेश की कैपिटल डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए दिए हैं। अच्छी बात है, देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही 58-59,000 करोड़ अकेले बिहार को दिए गए हैं। और जो बाकी स्टेट हैं, हरियाणा को तो नाम ही नहीं लिया। मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा का, पंजाब का पूरे बजट में वित्त मंत्री ने नाम भी नहीं लिया। ये सच्चाई है। और ये बात कर दें किसानों की दुगनी आय कर देंगे हम, पता नहीं क्या क्या कर देंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं, नाम भी नहीं है। किसान मजदूर का, दलित का, पिछड़ा का, आदिवासी का, अल्पसंख्यक का, महिलाओं का, किसी का नाम नहीं है बजट में। किसी को कुछ नहीं मिला। एजुकेशन का बजट स्लैश कर दिया, 2.5% के आसपास लेके आ गए, पहले 4-5% होता था। एजुकेशन कौन का मतलब सरकारी जो सिस्टम होता है, पब्लिक सेक्टर होता है, उससे एजुकेशन का बजट घटा दिया है। सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ने जाता है? किसान मजदूर की औलाद, गरीब बच्चे जाते हैं। अगर उन स्कूलों को बंद किया जाएगा तो किस पर असर पड़ेगा? किसान मजदूरों पर, क्योंकि जो पूंजीपति हैं, पैसे वाले हो, तो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। 10,000 फीस होती है पहली क्लास की, किसान मजदूर नहीं अफोर्ड कर सकता, भर सकता उसको। तो अकेले हरियाणा में पिछले 10 साल में 200 स्कूल बंद हो गए हैं, सरकारी स्कूल बंद होने का मतलब है कि जो किसान मजदूर है, पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, गरीब है, उनको अलग कर देना, सिस्टम से अलग कर देना। अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो तभी तो गवार बनेंगे, या इनके झंडे उठा के घूमेंगे, कावड़ लेने जाएंगे। नेता का बेटा जाता कोई कावड़ लेने, ये बाले उठा के घूम रहे बजरंग दल में, विश्व हिंदू परिषद में और जगह। ये सच्चाई है। ये नहीं चाहते गरीब का बेटा आगे बढ़े, गरीब आगे बढ़े, उनको कुछ दिया जाए। अगर
पढ़ा लिखा इंसान होगा, अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मेरी जुबान चलती है, मैं सवाल पूछूंगा। एजुकेशन क्या का मतलब क्या होता है? एजुकेशन ठीक है, सवाल करना सिखाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जयदीप, एक और सवाल लेती हूँ। जब अभी बजट सेशन शुरू होने वाला था, उससे पहले पीएम मोदी ने एक पीसी करते हैं, उसमें वो बड़ी बात कहते हैं कि मैं देश के लिए हूँ, दलों के लिए नहीं हूँ। मुझे हाँ, जनता ने देश के लिए भेजा, दलों के लिए नहीं भेजा। लेकिन जब बजट आता है, तो साफ तौर पर बजट पूरी तरीके से केंद्रित दिखता है 2 राज्यों पे। तो क्या यहाँ पर जी। पीएम मोदी कहते कुछ है, करते कुछ है, करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? आखिरकार इसमें कोई शक है रणनीति क्या? क्या इसमें है? कोई शक नहीं है, कोई डांट नहीं है। कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि यही सरकार बोलती थी कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्हीं देश की महिलाओं को, मणिपुर की बेटियों को नंगा दौड़ाया गया, पूरे देश ने देखा। महिला पहलवान जो मेडल लेके आती हैं, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, उनको सड़क पर घसीटना पड़ा, घसीटा गया। 3-4 महीने उनको सड़क पर बैठना पड़ा। किसके लिए? एक एफआईआर के लिए। क्या ब्रजभूषण इतना बड़ा हो गया है? क्या देश की बेटियों से कोई नेता बड़ा है, या वोट देश की बेटियों से बड़ा है? ये सच्चाई है। ये महिला सिक्योरिटी के नाम पर थूक थूक बिलोते हैं, सारा दिन थू थू करते हैं, भाषणबाजी करते हैं। कहाँ है सिक्योर? मणिपुर के नाम पे क्यों नहीं बोल रहे? मणिपुर को बजट में क्या मिला है, बताओ आप। ठीक है, बिल्कुल। सच्चाई ये है, ये यानी कथनी तमाम करनी में बिल्कुल अंतर है। जी। बिल्कुल, तो सारे राज्यों को अनदेखा कर दिया गया, वहीं पर किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, खासतौर से जिस तरीके का बजट सामने आया, आम आदमी को उसमें कुछ नहीं मिल रहा है, मिडिल क्लास को सीधा-सीधा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 2 दलों पर ही पूरा फोकस रखा गया है। यहाँ पर लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से किसान पिछले कई सालों से अपनी मांगों को लेकर के आ रहे हैं, हर बार उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा 240 पर बीजेपी सिमट जाती है, तो कहीं न कहीं किसानों के मुद्दों से भी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, युवाओं के मुद्दों से भी। तो फिर भी ऐसी क्या वजह है कि इतने नुकसान के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी उन वर्गों पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, जिनकी वजह से उनकी कई सीटें जो है घट चुकी हैं? मैंने क्या बताया ना अभी भी एजुकेशन। सीटें हैं? हुँ, मैंने बताया ना एजुकेशन। नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन हथियार होता है, एजुकेशन बदलाव लाती है। आज ये देश बिगड़ रहे हैं, ये एजुकेशन के कारण ही है। आज अमेरिका, यूरोप सबसे आगे हैं, विश्व में डोमिनेट करते हैं, इकोनॉमी डोमिनेटिंग है, वो एजुकेशन के कारण है। 1600 ईस्वी में इंडिया, चाइना वर्ल्ड के जीडीपी का 50% कॉन्स्टिट्यूट करते थे। 100 रुपए पूरा वर्ल्ड कमाता तो 50%, उसमें से 50 रुपए इंडिया चाइना कमाते थे। लेकिन 200 साल बाद, 200 साल सरकार नहीं चाहती है कि गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा पढ़े, सक्षम बने, काबिल बने, लेकिन पीएम मोदी तो इस बजट को कह रहे हैं कि इस बजट से हर वर्ग को शक्ति मिलेगी, हर वर्ग को जो है एक तरीके से उड़ान भरने की क्षमता मिलेगी। बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बोलना अच्छा होता है, भाषण देना अच्छी बात है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे जीरो है। उनके पास कोई भी डाटा, कोई भी फैक्ट नहीं है, कोई काम नहीं किया है। दरभंगा में, उदाहरण के तौर पर, एक दरभंगा बिहार में जगह है, वहां पे एम्स पास कर दिया गया था। आज वहां पे जाके देखो, पैसे खर्च हो चुके हैं, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये पूरे देश की सच्चाई है। पुल गिर रहे हैं, देश का युवा गिर रहा है, देश की बेटी गिर रही है, देश में रोजगार की हालात बहुत बदतर होते जा रहे हैं दिन बर दिन। लेकिन सरकार को, राज्य सरकार है, जैसे हरियाणा में राज्य सरकार में भी बीजेपी है और सेंटर में भी डबल इंजन की सरकार है। इवन यूपी में हुँ, भी बीजेपी की सरकार है, तो वहां भी आप देख लो। इन्होंने सिर्फ एक मुद्दा पकड़ रखा है, वो धर्म का, हिंदुत्व का। क्योंकि अगर आपको धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, वर्ण के नाम पर अगर वो आपको वोट मिल रहा है, भाषा के नाम पर आपको वोट मिल रहा है, तो काम करवाने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को हुँ, इतना बड़ा सबक सिखाया है जनता ने। 400 की बात कर रहे थे, 240 पर आ गए हैं। उसके बावजूद भी नहीं सुधर रहे। उसके बावजूद भी आपने देखा होगा, कांवड़ यात्रा में दुकानदारों को बोला जा रहा है कि आप अपनी दुकान पर नाम लिखो। जी, आप दुकान किसकी है, अपना नाम लिखो, नंबर लिखो। हुँ, अब उस ठीक है। लेवल तक गिर चुके हैं ये। बिल्कुल, उस लेवल तक गिर चुके हैं जयदीप, लेकिन इस बीच
किसानों के मामले पे राहुल गांधी लगातार चुनाव से लेकर अब तक, क्योंकि वो अब नेता विपक्ष भी बन चुके हैं, अपनी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, कल मुलाकात करते हैं किसानों से, संसद के भीतर ही मुलाकात होती है। हालांकि ऑफिस में मिलने की उन्होंने कोशिश की थी, जो ऑफिस उनका बतौर विपक्षी दल के नेता मिला हुआ है, वहां पर उनको इजाजत नहीं मिलती है। आखिरकार राहुल गांधी जिस तरीके से आवाज उठा रहे, क्या लगता है सदन के अंदर दबाव बन पाएगा सरकार के ऊपर? बिल्कुल, ऑपोजिशन का तो काम ही यही होता है कि आप मतलब पब्लिक के, जनता के सवाल पूछें, उनके सवालों को संसद में या विधानसभा में रखें। उनका यही काम होता है और उसी के लिए उनको जनाधार दिया गया है। जो इंडिया अलायंस की मतलब 240-45 जो सीटें हैं, उसका मतलब यही है। इवन वो कांग्रेस की 99 आई थिंक सीट आई है, उसका मतलब ये है कि आप हमारी आवाज उठाओ, अच्छी-अच्छी बातें, मीठी-मीठी बातें तो सरकार करेगी, काम तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन क्या है कि जो असल मुद्दे हैं, रोजी-रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़कें, तो उस पर, उन मुद्दों पर काम हो नहीं रहा है। और उन मुद्दों को, हमारे मुद्दों को, जनता के मुद्दों को अपोजिशन उठाए, विपक्ष उठाए, पार्लियामेंट में उठाए और जोर-शोर के साथ उठाए और टाइम आने पर सड़क पर भी उतरे, आंदोलन भी करे। सिर्फ पार्लियामेंट से भाषण देने से कुछ नहीं होगा। सच्चाई ये है कि आज देश में बहुत ही ज्यादा बुरे हालात होते जा रहे हैं। जहाँ किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, नौजवानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, जो लेबर लॉ आए हैं, मतलब जो लेबर कोड 4 पास किए गए, 30-35 वो लेबर लॉ होते थे, उनको रैशनलाइज बोला है। तो हर कोई तबका परेशान है सरकार की नीतियों से। इन्होंने कुछ काम किया नहीं है। इस कारण हम चाहते हैं कि अपोजिशन हमारा साथ दे और हमारे हक में आवाज उठाए। ठीक है, आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं जयदीप, क्योंकि जरूरी है। अब ये बताइए, किसान इस बार जब दिल्ली आएंगे, क्या लगता है? देखिए, पिछली बार 700 के करीब किसानों को अपनी शहादत देनी पड़ी, तब भी जाकर 3 कानून जो है वो वापस होते हैं। इस बार एमएसपी और जो दुगनी आय का मामला है, क्या लगता है इस बार सरकार पूरी तरीके से सरेंडर कर पाएगी? क्योंकि बोलते हैं कि अल्पमत की सरकार है, 2 तरीके से कांधों पर टिकी हुई सरकार है, तो क्या इस बार पूरी तरीके से टिक पाएगी अपने घुटनों पर? बिल्कुल, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये नीतीश के लिए भी, नीतीश कुमार के लिए भी और चंद्रबाबू नायडू के लिए भी मैसेज होगा, क्योंकि वहाँ भी किसान हैं दोनों स्टेट्स में। चलो सेंटर सरकार को मतलब ना हो, लेकिन उनके लिए सीख होगी। अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे तो फिर जनता, जनता मतलब भगवान होता, सुप्रीम जनता होती है लोकतंत्र में, तो आपको सबक सिखाएगी। वो भी तो किसानों के नाम पर वोट मांग के आए हैं, इसमें कोई शक है क्या? और दूसरी बात, किसानों की बात रही, देखिए मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर किसानों से अच्छी तरह बातचीत की जाए, जो लोकल नेता होते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिसर होते हैं, वो अगर अच्छे से बात करके उस मतलब समस्या को, प्रॉब्लम को वहीं सुलझा दे, तो सड़क सड़क पर किसान को आने का शौक नहीं है। हम 750-800 पिछली बार मर गए थे, डेथ हो गई थी, उसके बाद किसानों के साथ कुछ नहीं हुआ। सिर्फ लिखित में एक कानून की गारंटी मांग रहे हैं, लेकिन हमें दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है, उसको लागू नहीं किया जा रहा, इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। इसके बाद भी हम कई महीनों से हम हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर बैठे हैं, तो हम तो पीसफुली बैठे हैं। ये सरकारें या इनके चमचे हैं, जो ये अंधभक्त हैं, जो ये कुछ भी कहें, हमें गाली दें, आतंकवादी बोले, खालिस्तानी बोले, हमें अपना आपा नहीं खोना है। हम पीसफुल तरीके से पहले लड़ते आए हैं, आगे लड़ते रहेंगे और अपने अधिकारों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जयदीप जुड़ने के लिए इस मुद्दे पर। लेकिन अब बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि किस तरीके से विपक्ष इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने का काम करेगा। वहीं किसान इन मांगों को लेकर के दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे पहुंचेंगे, तो क्या इस बीच सरकार इस मुद्दे पर अपनी पूरी तरीके से संजीदगी के साथ कोई बड़ा कदम उठाएगी? क्योंकि बड़ा नुकसान सरकार को किसान और जवानों की अनदेखी करने के लिए मिला है। और ऐसे में देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव भी होने हैं, और जहां पर किसान भारी तादाद में आते हैं। ऐसे में यदि इसी तरीके से किसानों की अनदेखी सरकार करती रही, तो भारी नुकसान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हो सकता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।